दोस्तों, स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दलों की। सोचिए, जैसे बिना इंजन के कोई गाड़ी नहीं चल सकती ना, बिल्कुल वैसे ही बिना इन राजनीतिक दलों के हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आगे नहीं बढ़ सकती। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर ये लोकतंत्र के रंग बिरंगे इंजन काम कैसे करते हैं। आज का हमारा रोडमैप एकदम क्लियर है। हम शुरू करेंगे इस बेसिक सवाल से कि राजनीतिक दल आखिर क्या हैं, फिर उनके फंक्शंस और ज़रूरत को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे भारत का मल्टी पार्टी सिस्टम, जानेंगे कि नेशनल और स्टेट पार्टीज में क्या फ़र्क है, और आखिर में बात करेंगे इनके सामने आने वाले चैलेंजेस और रिफॉर्म्स की। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सेक्शन 1, राजनीतिक दल क्या हैं। अब आपने अपने आसपास दीवारों पर ये रंग बिरंगी पेंटिंग्स और पार्टी सिंबल्स तो जरूर देखे होंगे, राइट? ये सिर्फ निशान नहीं है। सच कहूं तो देश के करोड़ों आम नागरिकों के लिए ये सिंबल्स ही असल में पूरी डेमोक्रेसी का चेहरा है। भले ही किसी को संविधान की जटिल बातें ना पता हों, लेकिन इन चुनाव चिन्हों को हर गली नुक्कड़ में पहचाना जाता है। ये वो जरिया है जिससे एक आम आदमी सीधे तौर पर चुनाव की इस बड़ी सी प्रक्रिया से जुड़ता है। तो अगर हम इसे सिंपल शब्दों में डिफाइन करें तो पॉलिटिकल पार्टीज दरअसल लोगों का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। एक ऐसा ग्रुप जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता हासिल करने के मकसद से एक साथ आता है। ये लोग समाज की भलाई के लिए कुछ कॉमन पॉलिसीज पर सहमत होते हैं। और हाँ, किसी भी पार्टी के 3 पिलर्स होते हैं। उनके लीडर्स जो दिशा तय करते हैं, उनके एक्टिव मेंबर्स जो जमीन पर काम करते हैं, और सबसे जरूरी उनके सपोर्टर्स या फॉलोअर्स। इन तीनों के बिना कोई भी पार्टी चल ही नहीं सकती। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है कि हर कोई इन पार्टीज का फैन है। अक्सर जब भी समाज में कोई बंटवारा या टकराव होता है तो लोग सीधे इन्हीं राजनीतिक दलों को जिम्मेदार मानते हैं। एक बहुत ही कॉमन परसेप्शन है कि पार्टीज केवल पार्टिसनशिप यानी पक्षपात को बढ़ावा देती हैं। मतलब वो सिर्फ अपने समर्थकों का फायदा देखती हैं, जिससे सोसाइटी में दरारें पैदा होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये दूरियां पैदा करते हैं तो क्या हमें इनकी वाकई जरूरत है। सेक्शन 2, इनके कार्य और आवश्यकता। ये पार्टीज ना 7 बहुत ही जरूरी काम करती हैं जो पूरे सिस्टम को चलाते हैं। सबसे पहला और ऑब्वियस काम, इलेक्शंस लड़ना, जीतकर सरकार बनाना और फिर देश के लिए बड़े बड़े कानून पास करना। लेकिन जो पार्टी हार जाती है उसका काम भी कम जरूरी नहीं है। वो ऑपोजिशन यानी विपक्ष की भूमिका निभाती है और सरकार की गलतियों पर सवाल उठाती है। इसके अलावा ये पार्टीज पब्लिक ओपिनियन बनाती हैं और आम लोगों तक सरकारी वेलफेयर स्कीम्स पहुंचाने का काम भी करती हैं। जस्ट इमेजिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेप्ट ही ना हो और हर कैंडिडेट इंडिपेंडेंट या निर्दलीय खड़ा हो, तो क्या होगा? जरा सोचिए। ऐसे में हर जीता हुआ प्रतिनिधि सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे से इलाके के लिए जवाबदेह होगा। पूरे देश को कौन संभालेगा? कोई नहीं। कोई भी पूरे देश की जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसीलिए एक इतने विशाल लोकतंत्र को एक साथ बांधने के लिए हमें इन राजनीतिक दलों की सख्त जरूरत पड़ती है। अब समझते हैं हमारे देश के सिस्टम को। सेक्शन 3, भारत की बहुदलीय प्रणाली यानी इंडियाज मल्टी पार्टी सिस्टम। देखिए, अमेरिका या यूके की तरह हमारे पास कोई सिंपल 2 पार्टी सिस्टम नहीं है। भारत में एक बहुत ही वाइब्रेंट मल्टी पार्टी सिस्टम है। और क्या आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास 750 से भी ज्यादा पार्टीज रजिस्टर्ड हैं? शॉकिंग, राइट? लेकिन ये जरूरी भी है। इतनी सारी पार्टीज ये श्योर करती हैं कि हमारे देश की अनगिनत आवाजें और अलग अलग संस्कृतियों को एक मंच मिले और कोई भी एक आवाज दब ना जाए। हालांकि इतनी सारी पार्टीज होने से सिस्टम थोड़ा मेसी या उलझा हुआ लग सकता है। अगर हम साउथ एशिया का डेटा देखें तो कहानी बहुत दिलचस्प है। करीब 37% लोग इन पार्टीज पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए 43% लोग इन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। मतलब हमें इनकी जरूरत तो है, लेकिन जनता के मन में इनके काम करने के तरीकों को लेकर एक गहरा अविश्वास भी भरा हुआ है। और यहीं पे एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स यानी विरोधाभास सामने आता है। इतने कम ट्रस्ट के बावजूद पार्टी मेंबरशिप के मामले में भारत बहुत आगे है। ग्लोबल एवरेज है 9.1%, लेकिन इंडिया में 11.4% लोग किसी न किसी पार्टी के ऑफिशियल मेंबर हैं। है ना कमाल की बात? लोग पार्टीज पर पूरा भरोसा नहीं करते, फिर भी उनसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि शायद सत्ता तक पहुंचने या बदलाव लाने का यही सबसे प्रैक्टिकल रास्ता है। इतने सारे दलों की बात हो रही है, तो इन्हें कैटेगराइज कैसे करते हैं? सेक्शन 4, नेशनल वर्सेस स्टेट पार्टीज। इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए बहुत ही सख्त मैथमेटिकल रूल्स बनाए हैं।
अगर किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का टैग चाहिए तो उसे लोकसभा या 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कम से कम 6% वोट और लोकसभा में 4 सीटें जीतनी ही होंगी। वहीं स्टेट पार्टी या क्षेत्रीय दल बनने के लिए राज्य विधानसभा चुनावों में 6% वोट और 2 सीटें जीतना कंपल्सरी है। ये सिंपल सा मैथ तय करता है कि कौन सी पार्टी पूरे देश की आवाज है और कौन सी किसी एक राज्य की। चलिए अब आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 5, इन दलों के सामने चुनौतियां क्या हैं और सुधार क्या हो सकते हैं। दुनिया भर में एक्सपर्ट्स इन पार्टीज को लेकर बहुत सीरियस टेंशन में हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है पैसे और बाहुबल का खेल, मनी एंड मसल पावर। जिसके पास पैसा है वो हावी हो जाता है। दूसरा, पार्टीज के अंदर कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। सारे बड़े फैसले बस मुट्ठी भर टॉप के नेता लेते हैं। फिर आता है डायनास्टिक सक्सेशन यानी परिवारवाद, जहां एक ही परिवार के लोग टॉप पोजीशंस पर जमे रहते हैं। और फाइनली, वोटर्स के पास कोई मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं बचती, क्योंकि कई बार सारी पार्टीज की नीतियां लगभग एक जैसी ही लगने लगती हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एक्सपर्ट्स कुछ बहुत ही तगड़े रिफॉर्म सजेस्ट करते हैं। पहला, हर पार्टी के लिए इंटरनल इलेक्शंस कंपल्सरी होने चाहिए ताकि डिसीजंस ट्रांसपेरेंट हों। दूसरा, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 टिकट कोटा फिक्स होना चाहिए। और तीसरा, सबसे बड़ा रिफॉर्म, चुनाव प्रचार के लिए स्टेट फंडिंग, मतलब सरकार की तरफ से इलेक्शन फंड मिलना चाहिए ताकि पैसे का ये बेतहाशा इस्तेमाल रुके और हर कैंडिडेट को एक फेयर चांस मिल सके। लेकिन इन सब के बाद एक बहुत ही कड़वा और चुभने वाला सवाल उठता है। देखिए, देश के सारे कानून यही पार्टी लीडर्स संसद में बनाते हैं, राइट? तो क्या हम आम नागरिक कभी लीडर्स को ऐसे कड़े रिफॉर्म्स लागू करने के लिए मजबूर कर पाएंगे? क्या ये राजनीतिक दल सच में खुद को सुधारना चाहते हैं, या फिर वो बस उसी सिस्टम को बनाए रखना चाहते हैं जो उन्हें ताकत देता है? आप क्या सोचते हैं? हमारे लोकतंत्र के इन पावरफुल इंजन्स को डीकोड करने वाले इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा ऐसे ही सवाल पूछते रहिए, अपने आसपास के सिस्टम को क्रिटिकली एनालाइज करते रहिए और सबसे जरूरी, कीप एक्सप्लोरिंग।